आप सभी का इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। इस एक्सप्लेनर में हम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की पूरी बुक पढ़ेंगे और ये एक्सप्लेनर स्पेशली यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपका होस्ट हूँ, एक 21 ईयर ओल्ड लॉ और पॉलिटी एंथुसियास्ट। और दोस्तों, आज हम इस हैवी ड्यूटी बुक को इतने मस्त और सिंपल तरीके से डिकोड करने वाले हैं कि आपको सब कुछ लिटरली टिप्स पर याद हो जाएगा। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि हमारा ये लर्निंग का सफर बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सच बताऊं तो द 8th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत इज बेसिकली हमारी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की अल्टीमेट गाइड। एक तरह से इट्स द बाइबल फॉर दिस सब्जेक्ट। आज हम इस मैसिव 8th एडिशन को एक फास्ट पेस्ड हाई यील्ड स्टडी सेशन में डिस्टिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम इररेलेवेंट डिटेल्स में नहीं फंसेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एसेंशियल्स को कवर करेंगे। जो एक्चुअल में आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्रूशल हैं, सिर्फ वही चीजें हम हाईलाइट करेंगे। सो कीप योर फोकस रेजर शार्प। तो चलिए आज का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं कि हम इस ब्लूप्रिंट ऑफ अ नेशन को कैसे मैप आउट करेंगे। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशंस आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके बाद सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, फिर हम स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी पर जाएंगे और लास्ट में बिल्कुल एक्शन पैक्ड एसेंशियल रिवीजन नोट्स कवर करेंगे। Alright, moving to Section 1, the Constitution's Identity Card, which is the philosophical foundation. अब आप सोचो, एक पूरे नेशन के गवर्निंग डॉक्यूमेंट को आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? वेल, द एमिनेंट जूरिस्ट एन.ए. पालखीवाला ने प्रियम्बल को इतने परफेक्टली समराइज किया था। उन्होंने डायरेक्टली कहा था, द प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। एक और चीज, ये प्रियम्बल हवा में से नहीं बनकर आया। इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पंडित नेहरूज ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ये बेसिकली हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स का एक ग्रैंड विजन बोर्ड है जिन्होंने इस देश की नींव रखी थी। इन 5 पिलर्स को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है। सॉवरेन का सीधा सा मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हमारे ऊपर किसी भी बाहरी देश या एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों वर्ड्स ओरिजिनली प्रियम्बल में नहीं थे। इन्हें बाद में 1976 के 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। और गाइज, यहाँ एक सुपर इंपॉर्टेंट बात नोटिस करना, इंडिया का सेक्युलरिज्म ना पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। इसका मतलब स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस देता है, अनलाइक सम अदर प्लेसेस। डेमोक्रेटिक होने का मतलब है कि पावर पॉपुलर सॉवरेनिटी पर बेस्ड है, मतलब जनता के पास पावर है। और रिपब्लिक होने का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारा हेड ऑफ स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होता है, मतलब कोई राजा या रानी नहीं होते। Let's jump into Section 2, Basic Structure of Constitution, the ultimate anchor of our democracy. तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करता है थ्रू द जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बेसिक स्ट्रक्चर की एक्चुअल गार्डियन है। सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियली एक इनविजिबल बाउंड्री ड्रॉ कर दी है जो लिमिट्स एस्टैब्लिश करती है कि आप क्या अमेंड कर सकते हो और क्या नहीं। इसको ऐसे समझो कि आप एक घर को रेनोवेट तो कर सकते हो, लेकिन उसकी मेन फाउंडेशन को नहीं गिरा सकते। यही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मेन फंडा है। भाई लोग, एक्ट लाइक आई एम योर सीनियर स्टडी बडी राइट नाउ, क्योंकि ये टाइमलाइन एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। ये हाई यील्ड टाइमलाइन उन लैंडमार्क केसेस की है जिन्होंने लिटरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह रीराइट होने से बचाया। सबसे पहले 1973 का K7 अंधा भारती केस, इट्स द होली ग्रेल। इसने सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर कैरेक्टर और सेपरेशन ऑफ पावर्स को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था। फिर 1980 में मनरवा मिल्स केस आया, जिसने क्लियर किया कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर लिमिटेड है और जुडिशियल रिव्यू जिंदा रहना चाहिए। और रिलेटिवली रीसेंट 2014 का मद्रास बार एसोसिएशन केस, जिसने हाई कोर्ट्स की पावर जो आर्टिकल 226 और 227 के अंदर आती हैं, उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाकर प्रोटेक्ट किया। Moving right along to Section 3, the parliamentary system, which is the machinery of our nation. अब आते हैं डे टू डे वर्किंग पर। पार्लियामेंट हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, लेकिन इनका काम सिर्फ कानून बनाना तक लिमिटेड नहीं है। The Parliament enjoys extensive legislative, executive और सबसे important financial powers. पूरे देश का खजाना, the Consolidated Fund of India, बेसिकली इन्हीं के कंट्रोल में होता है। बिना पार्लियामेंट की परमिशन के वहां से एक सिंगल रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। That is how powerful this machinery is. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी इसकी परफेक्ट सिमेट्री में है। जैसा सेंटर में सिस्टम चलता है, ठीक वैसा ही स्टेट की मशीनरी उसे मिरर करती है। देखो, सेंटर इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 74 एंड 75, जहां प्राइम मिनिस्टर और उनकी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरा गेम चलाते हैं। और ठीक वही सेम सिस्टम स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया है अंडर आर्टिकल्स 163 एंड 164, जहां चीफ मिनिस्टर और उनकी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये सिमेट्री अंडरस्टैंडिंग को इतना आसान बना देती है। Next is Section 4,
center and state relations, focusing on the federal balance. अब न्यू दिल्ली और स्टेट कैपिटल्स के बीच का डायनामिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हम न्यूट्रली इन कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन पॉइंट्स को लिस्ट कर रहे हैं क्योंकि फेडरलिज्म रियल वर्ल्ड में बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस फेस करता है। मेजर फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा रोल ऑफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोजिशन पर होता है। फिर स्टेट्स में सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कभी कभी स्टेट बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया जाता है, जो स्टेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके अलावा सेंटर का स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर एनक्रोचमेंट या सीबीआई और ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज का मोडस ऑपरेंडी, और ऑफ कोर्स द एवरलास्टिंग इश्यू ऑफ शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस। ये सब हमेशा डिबेट का हिस्सा रहते हैं। Let's look at Section 5, State Government Machinery, which deals with local administration. अब स्पेसिफिक पार्ट्स पर आते हैं। पार्ट वी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी कैसे काम करेगी। ये बेसिकली इंश्योर करता है कि रीजनल और लोकल मैटर्स जैसे पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज हो सकें स्टेट लेवल पर। और दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है और हर डिटेल को लिखकर क्लियर किया गया है, यही एग्जैक्ट रीजन है कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। And finally, Section 6, Essential Revision Notes, आपका ultimate toolkit. टाइम टू डायल अप द एनर्जी, क्योंकि ये रैपिड फायर रिवीजन नोट्स हर एक एस्पिरेंट को परफेक्टली मेमोराइज होने चाहिए। लेट्स रन थ्रू देम। पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से, जो आती है आर्टिकल्स 5 to 11 के अंदर। पार्ट 3 इज बेसिकली योर लाइफलाइन, द फंडामेंटल राइट्स, जो है आर्टिकल्स 12 to 35 में। फिर पार्ट 4 कवर करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आर्टिकल्स 36 to 51। और पार्ट 4A जो बाद में ऐड हुआ वो है फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। ट्रस्ट मी, ये स्पेसिफिक पार्ट्स इंडियन स्टेट की कोर सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी फॉर्म करते हैं, सो इनको रट लो। दुनिया भर के सिस्टम्स को कंपेयर करना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। इंडिया में एज वी नो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, वहाँ के लोग सीधे डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं। उनके पास ये 4 डिवाइसेस होते हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। आपको बस इन चारों के नाम पता होने चाहिए ताकि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फर्क क्लियर रहे। Guys, take a mental screenshot of this slide right now. ये high yield amendments absolute must knows हैं। The 7th Amendment of 1956 ने Part 7 को डिलीट किया जो Part B स्टेट्स का था। The 42nd Amendment of 1976, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसने सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी ऐड किया प्रियम्बल में और Part 4A यानी ड्यूटीज लाए। फिर आती है 74th Amendment of 1992, जिसने Part X से ऐड किया म्युनिसिपैलिटीज के लिए, और 97th Amendment of 2011 ने Part 9B ऐड किया फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। सो एज वी रैप अप, मैं आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट देकर जाना चाहता हूं। एज इंडिया ग्रोज पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, आपको क्या लगता है, विल आवर फेडरल स्ट्रक्चर लीन मोर टुवर्ड्स सेंट्रल पावर, या फिर स्टेट्स अपने लिए और भी ग्रेटर ऑटोनॉमी डिमांड करेंगे? इसके बारे में जरूर सोचना। और हाँ दोस्तों, एज रिक्वेस्टेड, यहां आपके लेसन के फाइनल नोट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। नंबर 1, preamble is the identity card. Strictly remember the 5 core words and the 42nd Amendment additions. Number 2, basic structure is supreme and is guarded by the judiciary. Always keep the Keshavananda Bharti case in mind. Number 3, center or state machineries nicely mirror each other in our constitution, but federalism face karta hai friction points like the governor's role and financial sharing. On number 4, memorize all the essential parts of the constitution from II to 4A and the high yield amendments we discussed today. Bas itna solid kar lo and your foundation is totally set. Thank you so much for joining me in this explainer. Keep learning, keep revising, और मिलते हैं आपसे next time.